नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत-बहुत मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद मुकेश में। एक बार फिर हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के, एक नया विषय लेकर के, आपकी उत्तराखंड जो लेक्चरर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है उसकी तैयारी को लेकर के। तो होप आपने तो ये जो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स हैं सब कवर कर लिए होंगे। अब तो सिर्फ बारी है एमसीक्यूज़ और एमसीक्यूज़ ही सॉल्व करने की। तो आइए इसी क्रम में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे एक टॉपिक को लेकर के जिसका नाम है कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। तो बिना किसी देरी के चलते हैं, शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा संचार अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यानी कि जो एक क्लासरूम है, द क्लासरूम कम्युनिकेशन शुड एसेंशियली बी, कैसा होना चाहिए आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है कल्पित होना चाहिए। दूसरा है आपका ऑप्शन सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। तीसरा है सार होना चाहिए, या फिर वर्णात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वर्णात्मक। मतलब कि क्या है कि आपका पहला तो है कि आपका कंट्राइव्ड होना चाहिए। सेकंड है एम्पैथेटिक होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण मतलब, या फिर एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए, या फिर वर्णनात्मक नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, यानी डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए। तो जो इसका सही जवाब है वो है सहानुभूतिपूर्ण, यानी कि एम्पैथेटिक। कक्षा संचार यानी कि जब क्लासरूम में जब हम कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है, कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए सहानुभूतिपूर्ण, यानी कि एम्पैथेटिक होना चाहिए, ताकि जो सभी जो बच्चे हैं वो क्लास में एक्टिव हो सकें और टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक रिलेशन बन जाए, जिससे कि यहाँ पर जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ज़्यादा हो जाएँ। अगला प्रश्न है, एक अच्छा संचारक जो होता है यानी कि कम्युनिकेटर जो होता है, वो अपनी प्रस्तुति की शुरुआत निम्नलिखित से करता है। यानी कि क्या जो जो संचारक है वो अपना जो प्रस्तुति यानी कि प्रेजेंटेशन उसको देनी है, कम्युनिकेट करना है ऑडियंस के साथ, तो सबसे पहले क्या करना चाहिए उसे? जटिल प्रश्न पूछने चाहिए, गैर अनुक्रमिक होना चाहिए यानी कि नॉन सेक्यूटर होना चाहिए, पुनरावृत्त वाक्यांश होना चाहिए यानी कि उसके जो फ्रेजेस हैं वो रिपीटेटिव होना चाहिए, या फिर अच्छा यहाँ पे बर्फ़ तोड़ने वाला इसका जो हिंदी इंग्लिश में इसमें है ये आइस ब्रेकर, इसको जब किया होगा ना इसे जब ट्रांसलेट, तो ये हिंदी में बर्फ़ तोड़ने वाला आ गया, ठीक है? तो इसका है इंग्लिश में आइस ब्रेकर। हाँ, तो बताइए कौन-सा ऑप्शन सही है इसके लिए? तो देखिए, जब भी कोई कम्युनिकेटर अपनी प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करता है, तो उसे आइस ब्रेकर से शुरू करना चाहिए। आइस ब्रेकर क्या होता है देखिए, आइस ब्रेकर एक टर्म है जिसका मतलब होता है एक क्या बनाना, एक बॉन्ड बनाना, ठीक है? क्या बनाना? एक बॉन्ड बनाना, फ़ैमिलियर होना। मतलब जैसे ये देखिए, ये मान लीजिए ये क्लासरूम है एक, ठीक है? ये क्लासरूम है, इसमें बच्चे हैं और यहाँ पर टीचर है। अब टीचर को अगर बच्चों के साथ कोई प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट करना है, ठीक है? तो पहले देखिए हम क्या करेंगे, फ़ैमिलियर होंगे थोड़ा-सा यहाँ पे। फ़ैमिलियर का मतलब हम जैसे पूछ लेंगे बच्चों से, बच्चों को पता होना चाहिए ना कि टीचर कौन है, भई आप अपना नाम बताइए, ठीक है? कौन-सी क्लास में है, कहाँ से आते हैं? तो इस तरीके से क्या होता है, एक एक बॉन्डिंग बन जाती है, ठीक है? या एक शुरुआत होगी, जिससे क्या होगा, जो बच्चे होंगे उनका इंटरेस्ट बनेगा, सामने वाला इंसान जो कुछ बात कह रहा है उस बात में, ठीक है? तो यहाँ पे जो होगा आइस ब्रेकर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में संदेश ग्रहण की जो संभावना को है, उसको बढ़ाया जा सकता है। यानी कि संदेश ग्रहण का मतलब ये है कि कक्षा में, क्लासरूम में जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो बात को समझें, इसकी संभावना को कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑप्शन 1 है एक दृष्टिकोण स्थापित करके, ठीक है? सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों की अज्ञानता को उजागर करके, थर्ड है सूचना बाहर डालना, या फोर्थ है उच्च डेसिबल ऑडियो उपकरण का प्रयोग करके ऐसा कर सकते हैं। तो सोचिए एक बार इसका आंसर क्या हो सकता है अपने एंड से। तो देखिए, पहला ऑप्शन तो यह है कि एक दृष्टिकोण स्थापित करके, मतलब कि हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाना पड़ेगा, व्यू पॉइंट स्थापित करना पड़ेगा, जिससे कि हम जो बच्चे हैं उनकी जो लर्निंग की जो क्षमताएँ हैं उनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है? ऐसा हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और यही इसका क्या है, सही जवाब भी है, ठीक है? 1 मिनट दीजिएगा। हुँ। देखिए, सेकंड ऑप्शन जो था, सेकंड ऑप्शन में ये कहा गया था कि एक विद्यार्थियों की अज्ञानता को, यानी कि हमें उनकी कमियों को अगर उजागर करते हैं, मतलब कि हम बच्चों को डाँटें और बताएँ कि भई तुम्हें पढ़ना नहीं आता है, तुम याद नहीं कर पा रहे हो और तुम्हारे अंदर ये कमियाँ हैं, तो जो उनका इंटरेस्ट होगा वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि जो संदेश ग्रहण की संभावना होगी, यानी कि जो वो सीखने की संभावना होगी वो क्या हो जाएगी, वो बहुत ही कम हो जाएगी, वो डिक्रीज़ हो जाएगी। सूचना भार बढ़ाकर
ठीक है, सूचना भार बढ़ाकर क्या होगा कि हम सूचना भार बढ़ाने का मतलब यहाँ पर है कि जितना भी जो हम कम्युनिकेशन में जो भी हम मैसेज यानी कि जो भी हम बातें सिखा रहे हैं बच्चे को, उसकी कैपेसिटी को मतलब उसको बढ़ा दिया जाए। ठीक है? भई तो अगर हम बहुत ज़्यादा बढ़ा दें कैपेसिटी को, तो उससे क्या होगा, उससे बच्चों के ऊपर एक लोड पड़ जाएगा और जितना भी वो अगर सीख भी सकते थे, अब उसे भी नहीं सीख पाएँगे। ठीक है? 4th ऑप्शन था उच्च डेसिबल ऑडियो उपकरण का प्रयोग करके, मतलब जो तेज़ आवाज़ वाले जो ऑडियो उपकरण हैं उनका प्रयोग करके। तो ये तो इसका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि उच्च डेसिबल का ऑडियो उपकरण का प्रयोग करके बहुत ज़्यादा फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है? उल्टा और बच्चे बोर हो जाएँगे इन सब चीज़ों से। तो जो उसका सही जवाब है होगा एक दृष्टिकोण स्थापित करके ऐसा हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रभावी संचार पूर्व कल्पना करता है, यानी कि प्रभावी संचार का मतलब है कि जो एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है, वो कैसे होगा? इसकी पूर्व कल्पना क्या है कि मतलब पहले क्या माना जाता है, पहले क्या मान लिया जाए कि ऐसा होगा, तभी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के प्रभावी संचार हो सकता है या होगा, ठीक है? गुट निरपेक्षता ऐसा, ठीक है? गुट निरपेक्षता का मतलब है कि हम क्या कर देंगे, जी, 1 मिनट चलो साले पहले सारे ऑप्शन समझ लीजिए। गुट निरपेक्षता है, प्रभुत्व है, निष्क्रियता है या फिर समझना यानी कि अंडरस्टैंडिंग वगैरह, ठीक है? तो देखिए अगर गुट निरपेक्षता का मतलब ये है कि यहाँ पे वैसे इसका डायरेक्टली कोई मतलब निकल के नहीं आता एजुकेशन में। देखिए गुट निरपेक्षता यानी कि नॉन अलाइनमेंट इसको बोल सकते हैं हम, और इसका मतलब है कि हम किसी भी ग्रुप में नहीं रहेंगे जुड़कर और अलग रहेंगे, ठीक है? अलग-थलग रहेंगे। तो यहाँ पे ऐसा कोई ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या कोई मतलब नज़र आता नहीं है, तो ये ऑप्शन में नहीं रहेगा। फिर है प्रभुत्व यानी कि डोमिनेशन करके, अगर हम डोमिनेट कर देंगे मतलब कि क्लासरूम में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर देंगे, ठीक है? और अब बहुत दबाव बना देंगे क्लास में एक, तो क्या प्रभावी संचार हो पाएगा? तो प्रभावी संचार नहीं हो पाएगा। देखिए प्रभावी संचार का मतलब ये है कि बच्चे भी बहुत ज़्यादा सीखें वहाँ पर, है ना? सॉरी। तो देखिए अगर हम क्लासरूम में क्या कर देंगे, प्रभुत्व बना देंगे, डोमिनेशन कर देंगे एक तरीके से, किसी का भी डोमिनेशन नहीं, किसी बच्चे का डोमिनेशन हो या फिर किसी भी टीचर का डोमिनेशन हो, तो उससे क्या होगा, जो बच्चे के अंदर की जो एक फीलिंग होगी क्वेश्चन करने की, उस एक डिस्कशन करने की कम्युनिकेशन में, वो फीलिंग को वो दबा लेगा और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहाँ पर नहीं हो पाएगा। तो प्रभुत्व भी इसका आंसर नहीं होगा। निष्क्रियता का मतलब होता है पैसिविटी, यानी कि पैसिविटी हो अगर यहाँ पे, तो अभी जैसे प्रभुत्व तो यही बात यहाँ पे आई थी कि निष्क्रिय होगा, यानी कि बच्चा निष्क्रिय हो जाएगा तो भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। उसको बराबर से क्या है, अपनी एक्टिव रहना पड़ेगा उस कम्युनिकेशन के दौरान, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बातों को सीख पाए। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? समझना, अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग जितनी बेटर होगी, कम्युनिकेशन उतना ही अच्छा होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है जब मौखिक और गैर मौखिक संदेश विरोधाभासी होते हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश लोग विश्वास करते हैं में, ठीक है? मतलब किस में विश्वास करते हैं, इनमें से किस चीज़ में विश्वास करते हैं, ठीक है? ऑप्शन है अनिश्चित संदेशों में, या फिर मौखिक संदेश में, अशाब्दिक संदेश में, या फिर आक्रामक संदेश में, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार समझिए कि जब मौखिक और गैर मौखिक संदेश, यानी कि मौखिक संदेश है और एक गैर मौखिक संदेश है, उसमें विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, मतलब कि वो एक दूसरे के जस्ट अपोजिट नज़र आ रहे हैं। मतलब मुँह से जो बातें हम सुन रहे हैं, वो बातें बोल रही हैं कि ये सही है, ठीक है? वो सही, मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, सही की तरफ इशारा कर रही हैं, और जो गैर मौखिक हैं, यानी गैर मौखिक क्या मतलब किसी भी रूप में हो सकते हैं, बाकी पत्र वगैरह किसी भी माध्यम से, तो वो बता रहे हैं कि ये गलत है बात, ठीक है? तो एकदम से विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा कहा जाता है कि अधिकांश लोग किस पर विश्वास करेंगे, ठीक है? मतलब देखिए सिंपल सी बात है, सुनी सुनाई बात पर भरोसा करना चाहिए या फिर लिखी लिखाई बात पर भरोसा करना चाहिए, ठीक है? तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा अशाब्दिक संदेश, यानी कि जो अशाब्दिक है, नॉन वर्बल है, ठीक है? उस पर भरोसा किया जाएगा, ठीक है? ना कि मौखिक बात पर। जो लिखी हुई बात है कहीं पर, उस बात पर यहाँ पे भरोसा किया जाता है अधिकांश लोगों द्वारा, ठीक है? अगला है प्रश्न, अभिव्यंजक संचार द्वारा संचालित होता है, किसके द्वारा संचालित होता है, ठीक है? अभिव्यंजक संचार का मतलब है एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन, यानी कि जो एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन हो, एक्सप्रेस करना हो, ये किसके द्वारा संचालित होगा? निष्क्रिय आक्रामकता के द्वारा। एनकोडर की व्यक्तित्व विशेषताएं, बाहरी सुराग, यहाँ पे बाहरी सुराग से मतलब यहाँ पे है एक्सटर्नल क्लूज़ का मतलब, ठीक है? एक्सटर्नल क्लूज़, ठीक है? और यहाँ पर है एनकोडर एंड डिकोडर कॉन्ट्रैक्ट या अनुबंध, इसमें से होगा, ठीक है?
तो देखिए इसमें जो एनकोडर डिकोडर अनुबंध है ये इसका है सही जवाब। एनकोडर डिकोडर अनुबंध का मतलब ये है, जैसे कि एनकोडर मतलब जो कि बात बोल रहा है और जिस बात को समझ रहा है उसके बीच में रिलेशन होना चाहिए, उसी से एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, मतलब देखिए यहाँ पर एक होगा बात को सुनने वाला, ठीक है, कम्युनिकेशन, और एक बात को कहने वाला। तो जो बात कह रहा है वो एनकोडर है और ये बात सुनने वाला क्या है, डिकोडर है। तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, एक रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी हम यहाँ पर हम एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन यानी कि अभिव्यंजक संचार की बात कर पाएंगे। अगला प्रश्न है सकारात्मक कक्षा संचार की ओर ले जाता है। ठीक है, सकारात्मक का मतलब यहाँ पे पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, यानी क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन है वो पॉजिटिव वे में हो रहा है। ये किस बात से हम समझ सकते हैं? पहला है ज़बरदस्ती, दूसरा है ज़बरदस्ती मतलब है कोरिजन है, यहाँ पर सबमिशन है, समर्पण है, आमना-सामना कन्फ्रंटेशन है, या फिर पर्सुएशन है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो है अनुनय विनय करना। ठीक है, अनुनय विनय करने का मतलब है यहाँ पे देखिए कि मतलब कोई बात है उसको बोला गया, ठीक है, अब उस बात को हमने, जिस बात को हम बोल रहे हैं उसको दूसरे को समझा दें। ठीक है, मतलब कोई बात बोली गई है और वो बात दूसरा भी मान ले, तो अगर ऐसा हो जाए तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव क्लासरूम कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे देखिए टीचर ने बच्चों को पढ़ाया कि जो सन है वो ईस्ट से निकलता है, सन ईस्ट से निकलता है और कहाँ जाता है, वेस्ट में जाके छुपता है। ठीक है, ये बताया टीचर ने बच्चों को। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चों के मान लो कि अगर मन में आता है सर वेस्ट से क्यों नहीं निकलता है और ईस्ट में क्यों नहीं जाके छुपता है। ठीक है, अब वो इस बात पढ़ रहे हैं बच्चे, तो अगर जो टीचर है वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का सहारा लेकर के, यानी कि अपने किसी भी तरीके से उन बच्चों को समझा सके कि हाँ भाई देखिए ईस्ट से, इसलिए हम बोलते हैं कि ईस्ट से निकलता है और वैसे वेस्ट में जाके छुपता है, अगर ये बात वो समझा पाए बच्चों को और बच्चे मान जाते हैं उस बात को, तो इसे बोलते हैं अनुनय विनय करना है और इसे बोला जाएगा पॉजिटिव कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा संचार का आधार क्या है, यानी कि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो उसका बेस क्या है, वो किस बेसिस पर होता है। ठीक है, जो फर्स्ट है वो है सामाजिक पहचान, यानी कि सोशल आइडेंटिटी। सेकंड है बाह्य निर्जीवता, यानी कि एक्सटर्नल इनएनिटीज़। थर्ड है पक्षतापूर्ण निष्क्रियता, बायस्ड पैसिविटी। एंड फोर्थ है यहाँ पर समूह आक्रामकता, यानी ग्रुप एग्रेशन। ठीक है, इससे होता है। तो देखिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से। ठीक है, कक्षा संचार का जो आधार है यानी कि क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो होता है सोशल आइडेंटिटी पर बेस्ड, यानी कि सामाजिक पहचान पर बेस्ड होता है। अगला प्रश्न है, देखिए कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे शैक्षणिक संस्थान में काम कर रहे हैं, एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं जहाँ लोगों को समान दर्जा प्राप्त है, यानी कि सभी को समान लेवल पर रखा गया है। ऐसे संदर्भ में संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से प्रयुक्त होती है, यानी कि संचार की कौन सी विधि सबसे उपयुक्त और सामान्य रूप से उपयुक्त मानी जाती है। फर्स्ट है क्षैतिज संचार, यानी कि हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। सेकंड है लंबवत संचार, यानी कि इसको ऊर्ध्वाधर भी बोल सकते हैं लंबवत वाले को। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन। फिर है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड द फोर्थ इज क्रॉस कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए ये कौन सी विधि सही मानी जाएगी। देखिए अगर समान, सबको समान दर्जा प्राप्त है, ठीक है, एक लेवल पर सब है, तो एक लेवल पर जो हम यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है वो कौन सा होता है, वो होता है क्षैतिज संचार। ठीक है, मतलब सबको एक साथ वो बात बताई जाएगी ना, सबको एक ही साथ वो बात बताई जाएगी, एक ही लेवल पे बात बताई जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन या फिर क्षैतिज संचार। अगर संचार हो रहा है देखिए कैसे कि मतलब एक लेवल से नीचे आ रहा है, फिर उसके बाद वहाँ से बात फिर वो डाउन लेवल पर आ रही है, फिर अगले लेवल पर बात पहुँच रही है, तो इसे बोलते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन, यानी कि लंबवत संचार इसे बोलते हैं। क्रॉस कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अलग-अलग जो डिफरेंसेस के अलग-अलग कल्चरल ग्रुप के जो लोग होते हैं वो एक साथ आपस में क्या कहते हैं कम्युनिकेट करते हैं, इसे बोलते हैं क्रॉस कम्युनिकेशन इसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है उस महत्वपूर्ण तत्व की पहचान करें जिसका शिक्षक को कक्षा में छात्रों को संबोधित करते समय ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि कक्षा में जब छात्रों को संबोधित कर रहे हो टीचर, तो उन्हें निम्न में से कोई, जो नीचे लिखी बातें इनमें से कौन सी बात का ध्यान रखना है। एक तो निकटता से बचना है क्या, सेकंड है वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखना है, बार-बार रुकना है, या फिर स्थिर आसन रखना है। तो देखिए यहाँ पे जो सही जवाब है इस क्वेश्चन का वो है वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन में क्या आता है, वॉइस मॉड्यूलेशन में आता है कि हमारी पिच
कितनी हाई कितनी लो है, कहाँ-कहाँ पर हम पॉज़ ले रहे हैं बीच में, ठीक है? अपना कितना आवाज़ हमारी लाउड है, क्या वो सभी लोग समझ पा रहे हैं? कितनी क्लियर वॉइस हमारी है, कितनी साफ़ आवाज़ में बात कर रहे हैं ताकि जो सुनने वाले हैं वो साफ-साफ समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है? अगला जो प्रश्न है वो है प्रभावी संचार में क्या-क्या बाधाएँ हैं? यानी कि जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन उसमें कौन-कौन से यहाँ पर बार्स आती हैं, कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं वो बाधाएँ डालती हैं? ऑप्शंस आपके हैं, पहला है नैतिकता, आलोचनात्मक होना और सांत्वना की टिप्पणियाँ। सेकंड है संवाद, सारांश, आत्म-समीक्षा होना। थर्ड है सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रक्रिया और रक्षात्मक रवैया होना। फोर्थ है व्यक्तिगत कथन, आँख से संपर्क और सरल कथन करना। तो बताना है इसमें कौन-सा वाला जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो देखिए जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, ये जो जवाब है। देखिए नैतिकता जो है इसको इंग्लिश में बोलेंगे इसे मोरलाइज़िंग, इसे बोलेंगे मोरलाइज़िंग, ठीक है? और आलोचनात्मक होना इसको बोलेंगे बीइंग जजमेंटल, थोड़ा जजमेंटल हो जाना, ये हो गया जजमेंटल होना। और जो सांत्वना है ये तो आपको पता है कम, ठीक है? कंसोलेशन इसे बोलते हैं। अब देखिए कैसे, तो जो मोरलाइज़िंग है इसका मतलब ये है कि दूसरे लोगों को ये बताना कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? लेकिन देखो ये तो बात सही है कि भई दूसरे लोगों को हम बता रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन क्या होता है कि कभी-कभी जो सामने वाले लोग होते हैं अगर उनको हम बता दें कि ये चीज़ें गलत हैं, तो कभी-कभी वो क्या हो जाते हैं, वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है? जैसे अगर हम किसी से बोलते हैं कि भई अगर मैं तुम्हारी जगह होता, तो मैं ऐसा नहीं करता, ठीक है? तो ये देखो ये बात जो आई है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे ये फ़र्क पड़ेगा जो सामने वाला इंसान है वो डिमोटिवेट हो जाएगा, ठीक है? और फिर वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, वो उसी बातों में रह जाएगा, उन्हीं बातों में खोया रह जाएगा। सेकंड जो है ये है आलोचनात्मक होना। आलोचनात्मक होने का मतलब ये होता है जजमेंटल होना, ठीक है? मतलब किसी के बारे में बहुत जल्दी क्या कर देना, बहुत जल्दी से हमने क्या कर दिया, अपना ओपिनियन दे दिया किसी के बारे में, बहुत जल्दी ओपिनियन दे दिया, ठीक है? तो उससे क्या होता है, जो पर्सन है वो उसके जो आत्मविश्वास है उसको ठेस पहुँचती है और एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, ठीक है? लास्ट जो है सांत्वना, अगर किसी को सांत्वना दे देंगे, ठीक है, किसी को कम्फर्ट फ़ील करवाना, ठीक है, इससे भी क्या होता है उसकी मेंटल स्टेट में हम अफ़ेक्ट डालते हैं और ये एक गुड कम्युनिकेशन का जो है को रास्ते पे ले जाने वाला चीज़ नहीं है। इसीलिए ये भी क्या है, एक बाधा के रूप में काम करेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर सही है। अगला है, एक शिक्षक के रूप में कक्षा में अपनी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन करें, ठीक है? अगर आप एक शिक्षक के रूप में हो कक्षा में, जो आपकी अपनी प्रभावी उपस्थिति को आपने यहाँ पे दिखाना है, तो आप इनमें से कौन से विकल्प का चयन करेंगे? फर्स्ट है पीयर कमांड का उपयोग करना, आक्रामक बयान देना, अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा को अपनाना या फिर सत्तावादी होना। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो अच्छी तरह से स्थापित मुद्रा, देखिए यहाँ पे थोड़ा हिंदी में थोड़ा इसका मीनिंग चेंज हो गया है। एक्चुअल जो इस वर्ड का मीनिंग है वो ये है, इसका जो सही मीनिंग है वो है एडॉप्शन एडैप्शन ऑफ वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर। अगर हम क्लासरूम में अपना पोस्चर, वेल एस्टैब्लिश्ड पोस्चर रखेंगे, तो इस तरीके से हम अपना एक प्रभावी उपस्थिति दिखा सकते हैं क्लासरूम के अंदर, ठीक है? अगला प्रश्न है, विचारों के गतिशील पैटर्न की शुरुआत के रूप में कक्षा संचार के केंद्रीय बिंदु का उपयोग करना कहा जाता है। यानी कि जब हम एक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? कक्षा संचार के केंद्रीय बिंदु का उपयोग करना, ठीक है? जो उसका केंद्रीय बिंदु है उसका उपयोग करना, इसे क्या कहा जाता है? व्यवस्थाकरण कहते हैं, समस्या अभिविन्यास कहते हैं, आइडिया प्रोटोकॉल बोलते हैं या फिर इसे बोलते हैं माइंड मैपिंग, ठीक है? टेक योर टाइम और बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? तो देखिए जो इसका सबसे ज़्यादा सही जवाब होगा इन चारों ऑप्शन में से वो होगा माइंड मैपिंग, ठीक है? माइंड मैपिंग जो है इसे बोलते हैं कि जो जब भी हम विचारों की गतिशील पैटर्न की शुरुआत करेंगे तो केंद्रीय बिंदु का उपयोग करना, इसे बोलेंगे माइंड मैपिंग, ठीक है? अगला है, वाणी के अलावा यानी कि जो वॉइस के अलावा अन्य पहलुओं को क्या कहा जाता है? यानी कि वाणी के ही, यानी कि वॉइस के, एक तो वॉइस खुद है, साउंड जो है हमारा, और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें उन्हें क्या कहा जाता है?
शारीरिक भाषा बोलेंगे, व्यक्तिगत भाषा बोलेंगे, पैरा भाषा बोलेंगे या फिर डिलीवरी भाषाओं से बोला जाएगा। तो जो इसका सही जवाब है वो है हमारा थर्ड ऑप्शन, पैरा भाषा। इसे हम बोलते हैं पैरा लैंग्वेज। अच्छा, पैरा लैंग्वेज क्या है? पैरा लैंग्वेज का मतलब होता है कि जैसे हम कोई बात बोलते हैं तो उसमें हम बात तो बोलते ही हैं, तो जो हमारी वॉइस है, वॉइस के अलावा हमारा उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, ठीक है? उस वॉइस के अलावा देखिए हमारी इसमें ब्रीदिंग शामिल होती है, सांस जो लेने की आवाज़ है हमारी, वो शामिल होती है। हमारा टोन कैसा है, ठीक है, वो शामिल होता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये आती हैं पैरा भाषा यानी कि पैरा लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, कक्षा संचार के संदर्भ में जो दृष्टिकोण, कार्य और दिखावे को इस प्रकार माना जाता है, मतलब क्या माना जाता है? एक तो दृष्टिकोण, कार्य और दिखावे को क्या माना जाएगा, ठीक है? आपके ऑप्शंस हैं मौखिक, ठीक है, अशाब्दिक, अव्यक्तिक या फिर तर्कहीन, ठीक है? यानी कि जो हमारा एटीट्यूड है, दृष्टिकोण है, एक्शंस हैं जो हमारे, और जो हमारी सारी अपीयरेंस है क्लासरूम कम्युनिकेशन में, उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम वर्बल मानेंगे, अशाब्दिक मान लेंगे, अव्यक्तिक मान लेंगे या फिर तर्कहीन यानी कि इर्रेशनल मान लेंगे। तो इसका सही जवाब है वो है अशाब्दिक। तो जो इसका सही जवाब है वो है अशाब्दिक, ठीक है? देखिए जैसे कि जो दृष्टिकोण है हमारा यानी कि जो हमारा एटीट्यूड है, कैसे हम क्लास में बिहेव कर रहे हैं, क्या हमारे एक्शंस हैं, क्या हमारा कैसा हमारा अपीयरेंस है, इसमें कहीं पे वॉइस का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये किस तरह का है? अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल है। एक कक्ष में एक संचारक यानी कि जो कम्युनिकेटर है के विश्वास का स्तर कैसे निर्धारित किया जाएगा? तो उसका ट्रस्ट लेवल है, कैसे हम करेंगे? अतिशयोक्ति का जो प्रयोग है उसके द्वारा करेंगे, आवाज़ के स्तर में जो परिवर्तन कर रहा है कम्युनिकेटर उससे हम पता लगाएंगे उसके विश्वास का स्तर, या फिर जो अमूर्त यानी कि एब्स्ट्रैक्ट जो कॉन्सेप्ट उनका उपयोग कर रहा है उसके बेस पर करेंगे, या फिर जो उसका आँख से संपर्क यानी कि जो उसका आई कॉन्टैक्ट लेवल है उसके उसके बेस पर हम उसका जो है विश्वास का स्तर चेक करेंगे। तो देखिए जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि आई कॉन्टैक्ट से। अगला प्रश्न है, संचार की प्रभावशीलता का पता यानी कि संचार की जो प्रभावशीलता कितनी, उसकी इफेक्टिवनेस है कम्युनिकेशन की, कैसे लगाया जा सकता है? इनमें से पहला है रवैया सर्वेक्षण के द्वारा, ठीक है, यानी कि एटीट्यूड सर्वे से हम लगा सकते हैं पता। सेकंड है परफॉर्मेंस रिकॉर्ड यानी कि प्रदर्शन रिकॉर्ड से। थर्ड है छात्रों की उपस्थिति, कितने छात्र प्रेजेंट हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स के अटेंडेंस से, या फिर संचार चैनल का चयन कर जो है उससे हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एटीट्यूड जो सर्वे है उससे भी बताया जा सकता है, ठीक है। फिर प्रदर्शन रिकॉर्ड कैसा है अभी तक का, उससे भी बता सकते हैं संचार की कितनी प्रभावशीलता है, और छात्रों की उपस्थिति से भी बता सकते हैं कि कितने छात्र उपस्थित हो रहे हैं, उसके बेस पर भी हम बता सकते हैं कि क्या प्रभावशीलता है संचार की। तो जो इसके ऑप्शन है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, पहला भी सही जवाब है, दूसरा भी सही जवाब है और तीसरा वाला भी सही जवाब है, तो तीनों सही जवाब है इसके शुरू के। अगला जो प्रश्न है, देखिए यहाँ पे दावा है और एक कारण है, यानी कि जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है ये यूजीसी नेट वगैरह में पूछे गए थे वाले क्वेश्चन। देखिए औपचारिक संचार जो होता है यानी कि फॉर्मल जो कम्युनिकेशन होता है तेज और लचीला होता है, ये एक यहाँ पे बात की गई है, स्टेटमेंट है यहाँ पे एक, और कारण जो इसका रीजन दिया है, जो औपचारिक संचार जो होता है संचार सूचना का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध प्रवाह है, ये दूसरी बात बोली गई है, ठीक है। तो देखिए औपचारिक संचार जो है तेज और लचीला होता है, तो ये बात पहले ही गलत हो रही है, ठीक है। दावा जो है स्टेटमेंट जो है वो तो फॉल्स है, ठीक है। तेज लचीला तो बिल्कुल नहीं होता औपचारिक संचार, ठीक है, क्योंकि औपचारिक फॉर्मल है तो वहाँ पे रिजिडनेस होती है, यहाँ पे जो प्रोटोकॉल्स और रूल्स होते हैं उनको यहाँ पे फॉलो करना होता है औपचारिक में, क्योंकि फॉर्मल्स है, ठीक है। रीज़न ठीक है कि औपचारिक संचार सूचना का एक व्यवस्थित है और क्रमबद्ध प्रवाह है, ठीक है। क्रमबद्ध यानी क्रम से ही यहाँ पे जो कम्युनिकेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो लचीला तो नहीं है, तो रीज़न सही है, देखिए कारण तो सही है, कारण सही है, लेकिन जो दावा है या स्टेटमेंट है वो क्या है, वो गलत है, दावा गलत और कारण सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संचार की विशेषताएं हैं? इन चारों में से चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, तो इनमें से कौन सी संचार की यहाँ पर एक विशेषता है
ये हमें बताना है। ठीक है, देखिए संचार में विचारों, तथ्यों और विचारों का आदान प्रदान शामिल है। संचार में जानकारी और समझ दोनों शामिल है। संचार एक सतत प्रक्रिया है, संचार एक चक्रीय प्रक्रिया है। तो देखिए ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारे ही ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं है? ठीक है, तो प्रेरक एवं प्रेरक संवाद, ठीक है, पर और दर्शकों की भागीदारी, सूचना का एक तरफा हस्तांतरण करना, अंगूर की बेल का रणनीतिक उपयोग। ठीक है, अंगूर की बेल कहाँ से आ गई यहाँ? ये है यहाँ पर। ठीक है, ग्रेप वाइन मेथड का, ग्रेप वाइन। ठीक है, तो देखिए जो ग्रेप वाइन मेथड है, ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि देखिए कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये स्कूल ही ले लेंगे यहाँ पे, तो उसके बीच में, ठीक है, उसमें जो इनफॉर्मल जो भी कम्युनिकेशन होगा सारा, जो भी अनौपचारिक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, यानी मान लीजिए 2 टीचर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, आपस में कोई बातें शेयर कर रहे हैं, 2 स्टूडेंट आपस में कर रहे हैं, सेम लेवल पे जो होता है कम्युनिकेशन, उसे बोलते हैं यहाँ पे हम ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा कि कौन सा प्रभावी संचार का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो देखिए प्रेरक एवं प्रेरक संवाद ये तो बिल्कुल है, दर्शकों की भागीदारी होना भी ज़रूरी है, और ग्रेप वाइन मेथड भी होता है, इनफॉर्मल जो कम्युनिकेशन है वो चलता ही रहता है, क्लासेस इनसाइड द क्लासरूम एंड आउटसाइड द क्लासरूम ऑल्सो। तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है, सूचना का एक तरफा हस्तांतरण, यानी कि वन वे जो ट्रांसफ़र है ऑफ कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन का, वो सही जवाब नहीं है। अगला है क्वेश्चन, संचार में जो भाषा है वो क्या है? मौखिक कोड है, अंतर व्यक्तिक है, सांकेतिक कोड है, या फिर अशाब्दिक कोड है? तो जैसा आपको पता है कि अगर मौखिक भाषा का उपयोग करते हैं तो इसे बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि मौखिक। तो भाषा जो है वो क्या है? एक मौखिक कोड है। अगला क्या है? संचार का वह तरीका जिसमें एक ही स्रोत एक ही साथ बड़ी संख्या में प्राप्तकर्ताओं तक सूचना प्रसारित करता है, कहलाता है। ठीक है, संचार मतलब कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक ही स्रोत से, एक ही जगह से, एक ही साथ, ठीक है, और जो बहुत सारे लोगों को सूचनाएँ मिल रही हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? समूह संचार बोलते हैं, जनसंचार बोलते हैं, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं, या फिर पारस्परिक संचार बोलते हैं। ठीक है, तो जो इसका जो सही जवाब है वह है जनसंचार, इसे बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। अगला प्रश्न है, सर्कुलर संचार में एनकोडर होने पर डिकोडर बन जाता है। ठीक है, एनकोडर जो होता है होने पर डिकोडर बन जाता है। कौन है जो एनकोडर होने पर डिकोडर बन जाता है? कौन से इसमें? सर्कुलर संचार, सर्कुलर कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो आइए पहले जानते हैं कि सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या होता है। अब देखिए सर्कुलर कम्युनिकेशन क्या है। देखिए सर्कुलर कम्युनिकेशन में क्या है, मान लीजिए यहाँ पर कोई इनकोडर है, यानी कि जो मैसेज को भेज रहा है पहले, इनकोडर। ठीक है, इसने यहाँ पे से एक संदेश भेजा, एक मैसेज भेजा, और वो मैसेज पहुंचा कहाँ तक? हमारे डिकोडर के पास तक, जो इसने मैसेज को ग्रहण किया। ठीक है, अब इसने इस मैसेज को समझा, इंटरप्रेट किया, और एक नया मैसेज बनाया, एक नई सूचना बनाई, इन्फॉर्मेशन बनाई, और भेज दी किसके पास? इस पहले वाले इनकोडर के पास, जो कि अब क्या बन चुका है? अब ये बन चुका है डिकोडर, क्योंकि इसके पास क्या है? अभी जो ये डिकोडर था, अब वो क्या बन गया? इनकोडर। यहाँ पे जब ये सूचना भेज रहा है, ये एनकोडर बन गया। तो सर्कुलर संचार में क्या हुआ? एनकोडर होने पर डिकोडर बन जाता है। जब जो डिकोडर जो है, अगर वो एनकोडर है, ठीक है, जो डिकोडर जो है, अब जब वो एनकोडर बन गया, ठीक है, डिकोडर होने पर जो एनकोडर है वो क्या बन जाएगा? ठीक है, शोर, दर्शक, गंभीरता या प्रतिक्रिया, इसका ऑप्शन है। देखिए अब जैसे यहाँ से मैसेज गया और इन्होंने मैसेज समझा, डिकोडर ने मैसेज समझा। अब यहाँ से जो मैसेज गया है डिकोडर से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने ये मैसेज, इस मैसेज के बेस पर ये मैसेज गया है, ठीक है, यानी कि जो ये मैसेज है इसका, इस मैसेज का क्या है? ये एक तो रूप से क्या है? फीडबैक है। ये क्या है? इसका फीडबैक है। तो क्या बन गया? एक प्रतिक्रिया बन गया। अगला क्वेश्चन है, जो उपयोगकर्ता अपने स्वार्थ के लिए मीडिया का उपयोग करते हैं उनकी पहचान इस प्रकार की जाती है? निष्क्रिय दर्शक बोलते हैं उन्हें, सक्रिय दर्शक बोलते हैं, सकारात्मक दर्शक बोलते हैं, या फिर नकारात्मक दर्शक बोलते हैं? तो देखिए उन्हें बोलते हैं, यहाँ पे अपने स्वार्थ गलत है, यहाँ पे स्वार्थ नहीं आएगा। जो उपयोगकर्ता अपने स्वार्थ नहीं, मतलब अपने एंड से, अपने एंड्स का मतलब खुद से,
ठीक है। मीडिया का उपयोग करते हैं उन्हें बोलते हैं सक्रिय दर्शक, यानी कि जो है वो सब एक्टिव ऑडियंस है, वो सभी क्या है, एक्टिव ऑडियंस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे मौखिक संचार कहा जा सकता है? ठीक है, इनमें से किसे हम मौखिक संचार कहेंगे? प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा में व्याख्यान दिया, चौराहे पर सिग्नल हरे से नीले रंग में बदल गया, बच्चा माँ का ध्यान आकर्षित करने के लिए रो रहा था, दीपक ने छुट्टी के आवेदन के लिए पत्र लिखा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो पहला वाला है मौखिक संचार, यानी कि जहाँ पर लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा है, वॉइस का यूज़ किया जा रहा है, वो क्या है, प्रोफेसर शर्मा ने कक्षा में व्याख्यान दिया, यानी कि लेक्चर दिया वाला। शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए एजुकेशनल फील्ड है, वहाँ पे जो पहला भारतीय उपग्रह है वो किसे कहा जाता है? वो तो ये सभी को पता है। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा एडुसेट, EDUSAT। अगला प्रश्न है, स्वयं के साथ संचार को इस रूप में कहा जाता है कि जब हम खुद से ही संचार करते हैं, खुद से ही कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? समूह संचार बोलते हैं? नहीं, समूह संचार में क्या होता है कि एक जो मैसेज है वो बहुत सारे लोगों में एक साथ एक ही समय में पहुंचाया जाता है, इसे समूह संचार बोलते हैं। फिर है ग्रेप वाइन संचार में आपको बताया था, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जो होता है एक ही लेवल पर। पारस्परिक संचार या फिर अंतर व्यक्तिक संचार। यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो बताइए दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो देखिए जो पारस्परिक संचार जो है और जो अंतर्व्यक्तिक संचार है, इसे बोलते हैं हम इंटरपर्सनल, इसे बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, और इसे बोलते हैं अंतर्व्यक्ति को बोलते हैं इंट्रापर्सनल, इसे बोलते हैं इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। अब पारस्परिक संचार में क्या होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होगा जैसे कि दो लोगों के बीच में हो रहा है या फिर ठीक है दो से ज़्यादा लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, इसे बोलते हैं इंटरपर्सनल यानी कि पारस्परिक संचार। अब जब व्यक्ति खुद से ही जब बातें करता है तो उसे बोलते हैं अंतर्व्यक्तिक संचार। जैसे कि हमने अपने आप से कुछ बातें बोली, यार मुझे ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बहुत सी चीज़ों को लेकर, तो ये होते हैं हमारे अंतर्व्यक्तिक संचार, जो ऑप्शन होगा डी। अगला है संचार में इंटरनेट पर चैटिंग। संचार में जो है अगर हम इंटरनेट पर चैटिंग कर रहे हैं तो इसमें से कौन सा वाला जो है ऑप्शन सही होगा? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं मौखिक संचार, गैर मौखिक संचार, समांतर संचार, समानांतर संचार या फिर ग्रेप वाइन संचार इंटरनेट पर चैटिंग। तो जो सही जवाब है इसका वो है समानांतर, यानी कि पैरेलल कम्युनिकेशन। ठीक है, अगला है गैर मौखिक संचार, यानी कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है उसका जो कालानुक्रम है वो इनमें से क्या है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके, ऑप्शन से देखते हुए आपको बताना है कि सही जवाब कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि है चिन्ह, प्रतीक, कोड और रंग। ठीक है, ये इसका है सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का। अगला है संचार में संदेशों को ग्रहण करने में एक बड़ी बात है, यानी कि संचार जब हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, तो संदेशों को हम जब ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, संदेश जो है ये मैसेज जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसको ग्रहण करने में कौन सी बाधा इनमें सबसे बड़ी है? दर्शकों का रवैया है, दर्शकों का ज्ञान है, और दर्शकों की शिक्षा है, या फिर दर्शकों की आय है? सबसे बड़ी बाधा इसमें से कौन सी है? तो जो सही जवाब हो जाएगा इसका वो हो जाएगा मेरे हिसाब से तो दर्शकों का रवैया, यानी कि एटीट्यूड ऑफ जो ऑडियंस है उनका। अगर उनका एटीट्यूड जो है वो उससे डिपेंड करेगा कि संचार में संदेश कैसे होंगे। अगर एटीट्यूड बहुत रिजिड है तो संदेशों को ग्रहण करने में उन्हें बहुत ज़्यादा संदेश ग्रहण आसानी से कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये थे जो कुछ बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन टॉपिक से। होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।